एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। आज हम देखेंगे सेकंड यूनिट का चैप्टर 4, मांग की कीमत लोच यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पूर्व के चैप्टर में हमने देखा था मांग के नियम के बारे में। मांग का नियम हमें ये बता रहा था कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है, अर्थात वस्तु की कीमत से वस्तु की मांग प्रभावित होती है, लेकिन कितनी प्रभावित होती है इसके बारे में मांग का नियम कुछ नहीं बताता। उसे बताने के लिए प्रयोग किया जाता है मांग की कीमत लोच का या केवल मांग की लोच का। आज इस बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में जो मुख्य बिंदुओं के बारे में हम देखेंगे वो होंगे हमारे मांग की कीमत लोच का अर्थ, अर्थात मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा होगा मांग की लोच की श्रेणियाँ, डिग्रीज ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा बिंदु होगा हमारा मांग की कीमत लोच या केवल मांग की लोच का मापन, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। चौथा बिंदु हमारा होगा मांग की लोच के निर्धारक घटक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और पांचवा बिंदु होगा मांग की लोच का व्यावहारिक महत्व या उपयोगिता, सिग्निफिकेंस और यूटिलिटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पांचवा बिंदु हमें आगे के अध्ययन के लिए और उपयोगी भी सिद्ध होगा, इसलिए इस पांच बिंदु को हमने इस चैप्टर में शामिल किया है। आइए आज पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं, मांग की कीमत लोच या मांग की लोच क्या होती है, किस प्रकार से उसको हम देखेंगे। ये जो मांग की कीमत लोच या मांग की लोच का प्रतिपादन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया है। उसे समझने से पहले हम ये देखें कि मांग में जो परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है। सामान्यतः पहला परिवर्तन हो सकता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन से, अर्थात वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसे हम मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या केवल मांग की लोच भी कहते हैं। दूसरा परिवर्तन होता है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उससे भी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। ये जो प्रवृत्ति पाई जाती है इसे हम मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। तीसरा परिवर्तन हो सकता है उस वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन से। संबंधित वस्तुएं कौन सी? प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुएं। उनके कारण इस वस्तु विशेष की मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे मांग की आड़ी या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब आज हम केवल मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे, जो हमारा चैप्टर भी है, मांग की कीमत लोच या केवल मांग की लोच को। आगे की क्लासों में हम आय लोच और तिरछी लोच का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं मार्शल ने मांग की लोच को किस प्रकार से परिभाषित किया है। मार्शल ने कहा है कि किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाएगी जब कीमत में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कम वृद्धि होती है, तथा कीमत में एक निश्चित वृद्धि होने पर मांग में अधिक या कम कमी आती है। इसी को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर बोल्डिंग लिखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में एक निश्चित प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। अर्थात बोल्डिंग ने इसे एक गणितीय रूप दिया है, मांग की कीमत लोच या जिसको हम केवल मांग की लोच के रूप में जानते हैं, बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईपी, या जिसको हम ईडी के द्वारा भी दर्शाते हैं, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे हम इसको ये माने, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% परिवर्तन होता है तथा उससे वस्तु की मांग 50% परिवर्तित हो जाती है तो हम 50/20 अर्थात 2.5 जो मान हमें प्राप्त होगा वो वस्तु की मांग की लोच कहलाएगी।
इसी को आगे परिभाषित करते हुए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि किसी कीमत विशेष पर मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी जाने वाली मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। अर्थात मांग की लोच ईपी या ईडी इज इक्वल टू वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। यदि इसको हम गणितीय रूप में व्यक्त करें तो हमें आ सकता है ईपी या ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। गणितीय नियम से इसको सरल करते हैं तो ईपी या ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पर इन प्रतीकों का यदि हम अर्थ समझें, डेल्टा परिवर्तन को बताता है तो डेल्टा क्यू अर्थात वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा पी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन। अर्थात परिवर्तन से तात्पर्य है कि प्रारंभिक मांग या प्रारंभिक कीमत कितनी है और बाद में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग या कीमत कितनी हो जाती है। पी वस्तु की प्रारंभिक कीमत को बताता है, क्यू वस्तु की प्रारंभिक मांग को व्यक्त करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत 5 रुपया प्रति इकाई होने पर मांग 100 इकाई है, तो यहाँ आप समझें कि प्रारंभ में जब वस्तु की कीमत 5 रुपया है तो ये मान किसका है, ये पी का मान है। मांग 100 इकाई है, ये किसका मान है, ये क्यू का मान है। अब कीमत में परिवर्तन होता है और क्या परिवर्तन होता है, कीमत घट करके 4 रुपये प्रति इकाई हो जाती है। तो कीमत घटी है इसलिए मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मांग का नियम बताता है कि कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। तो मांग यहाँ हमने मानी है कि मांग बढ़ करके 125 इकाई हो जाती है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच कितनी होगी, तो यहाँ हम बता सकते हैं कि पी बराबर 5 और डेल्टा पी अर्थात कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है। पहले हमारे पास वस्तु की कीमत थी 5 रुपया, अब कीमत हो गई घट करके 4 रुपया, तो 5 माइनस 4 बराबर 1 रुपया। ये डेल्टा पी का मान आ गया। क्यू प्रारंभ में मांग कितनी थी 100 इकाई, तो क्यू बराबर 100। डेल्टा क्यू प्रारंभिक मांग 100 इकाई और बाद में परिवर्तित होकर कितनी हो जाती है 125 इकाई, अर्थात डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 125 इज इक्वल टू माइनस 25। अब इन मानों को हम ऊपर दिए गए जब सूत्र में रखते हैं तो हमारे पास आता है -25/1 इंटू 5/100। जब इस मान को हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है -125/100 अर्थात ईपी या ईडी का मान प्राप्त होता है 1.25। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मांग की लोच 1.25 भी लिखी गई है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है चूंकि मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों, क्योंकि ये वस्तु की कीमत और मांग के विपरीत संबंध को बताती है। इसलिए जब इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है तो सामान्यतया व्यावहारिक रूप में जब हम मांग की लोच का मान लिखते हैं तो इस ऋणात्मक चिन्ह को नहीं दर्शाया जाता। अर्थात आप यदि ऋणात्मक चिन्ह को दर्शाते हैं तब भी मान सही रहता है और यदि आप ऋणात्मक चिन्ह को नहीं दर्शाते हैं तब भी वो मान सही है। वास्तव में इस विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि मांग की लोच वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने पर मांग में कितनी कमी या वृद्धि होगी इसे दर्शाने के लिए ही मांग की लोच का उपयोग करते हैं। अर्थात जहां मांग का नियम हमें केवल यह बताता है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होगा, वह यह नहीं बताता कि कीमत में कितना परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होगा। अर्थात संख्यात्मक मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति को हल करने के लिए हम मांग की लोच का उपयोग करते हैं। मांग की लोच के द्वारा हम आसानी से यह संख्यात्मक रूप से बता सकते हैं कि कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है, उससे वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा। इसी के लिए मांग की लोच का उपयोग किया जाता है। और यह भी याद रखें कि मांग की कीमत लोच
और मांग की लोच एक ही होते हैं और सामान्य रूप से व्यवहार में हम मांग की कीमत लोच के स्थान पर मांग की लोच का ही प्रयोग करते हैं और उसी का प्रयोग आगे भी हम करेंगे। अब बात करते हैं मांग की लोच की श्रेणियाँ, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कीमत में थोड़ा सा भी यदि परिवर्तन होता है तो उनकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं कि जिनकी कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए उनकी मांग में बहुत कम परिवर्तन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में होने वाले न्यूनाधिक परिवर्तन के आधार पर हम मांग की लोच की श्रेणियों को 5 भागों में सामान्य रूप से बांटते हैं, जिसमें पहली श्रेणी होती है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, अर्थात ईडी या ईपी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, अनंत जिसको हम कहते हैं, इसके द्वारा हम दर्शाते हैं। दूसरा होता है अत्यधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड, यानी कि ईडी ग्रेटर देन 1। क्योंकि आप गणित में थोड़ा सा कमजोर नहीं हो इसलिए चिन्हों को ध्यान रखें, ग्रेटर देन का चिन्ह किस प्रकार से लगाया जाता है। तीसरा इकाई के बराबर या लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड जिसको कहते हैं, और यहाँ पर मांग की लोच ईडी इज इक्वल टू 1 के द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर 4 कम लोचदार या बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड, ईडी लेस देन 1 के द्वारा इसको हम अभिव्यक्त करते हैं। नंबर 5 पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, ईडी इज इक्वल टू 0। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जब मांग की लोच की श्रेणियों की बात हम करते हैं तो मांग की लोच का मान हमारे पास 0 से लेकर अनंत तक कोई भी मान प्राप्त हो सकता है। आइए अब इन श्रेणियों को एक एक को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले पूर्णतया लोचदार मांग, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इसका तात्पर्य क्या होता है? वास्तव में किसी भी वस्तु की कीमत में या तो बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो, लेकिन उस वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति है तो उसे हम पूर्णतया लोचदार मांग के द्वारा दर्शाते हैं और जिसे हम गणितीय रूप में ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट के द्वारा दर्शाते हैं। वास्तव में जो हमारा व्यावहारिक जीवन है उसमें इस प्रकार की वस्तु सामान्य रूप से नहीं मिलती हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम इस मांग की लोच का अध्ययन करते हैं। ऐसी स्थिति में मांग वक्र हमारा पूर्णतया लोचदार प्राप्त होता है और यह पूर्णतया लोचदार मांग वक्र सामान्यतः एक्स अक्ष के समानांतर स्थिति में पाया जाता है। इसे हम निम्न रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओ एक्स अक्ष हमारा, जैसे और हमने पिछले विश्लेषणों में बनाया था, ओ वाई अक्ष है। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। हम उपभोक्ता की मान लेते हैं कि प्रारंभिक स्थिति हमारे पास उपभोक्ता की A0 बिंदु पर है, जहाँ पर OP वस्तु की कीमत है। इस OP कीमत पर वस्तु की मांग OQ0 की जा रही है। अब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात वस्तु की कीमत OP ही है, लेकिन उपभोक्ता वस्तु की मांग घटा देता है या बाजार में वस्तु की मांग कम हो जाती है और वह OQ1 रह जाती है, जो हमें A1 बिंदु के द्वारा मांग वक्र पर हम बता रहे हैं। इसी प्रकार से पुनः वस्तु की कीमत OP पर ही स्थिर रहती है, लेकिन वस्तु की मांग OQ0 से बढ़कर के OQ2 हो जाती है और उपभोक्ता A2 बिंदु पर होता है। इस प्रकार A1, A0, A2 इन बिंदुओं को जो हम मिला देते हैं तो जो वक्र प्राप्त हो रहा है, जो हमारा DD मांग वक्र है, यह X अक्ष के समानांतर प्राप्त होता है, जो ये दर्शाता है कि पूर्णतया लोचदार मांग की स्थिति में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु की कीमतों में बहुत सूक्ष्म या अत्यंत अल्प परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उससे वस्तु की मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति ही पूर्णतया लोचदार मांग की श्रेणी को दर्शाती है। अब दूसरी श्रेणी की बात करें
अत्यधिक लोचदार मांग, जहां पर ईडी ग्रेटर देन 1 के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। ये ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें वस्तु की कीमत में बहुत कम आनुपातिक परिवर्तन होता है, लेकिन वस्तु की मांग में उसकी तुलना में बहुत अधिक परिवर्तन दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति को हम अत्यधिक लोचदार मांग की स्थिति कहते हैं। इसे ईडी ग्रेटर देन 1 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में मान लिया 10% परिवर्तन होता है, उससे वस्तु की मांग 60% परिवर्तित हो जाए, अर्थात कीमत की तुलना में मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो, ऐसी स्थिति अत्यधिक लोचदार मांग को बताती है। जो सामान्य रूप से विलासिता की वस्तुएं हैं, जो हमारे शौक शान शौकत से जुड़ी हुई होती हैं, उनकी मांग सामान्य रूप से अत्यधिक लोचदार पाई जाती हैं। इसमें मांग वक्र अधिक लोचदार पाया जाता है, जिसको हम निम्न रेखा चित्र से बता सकते हैं। रेखा चित्र में आप देख सकते हैं, जब प्रारंभ में वस्तु की कीमत OP0 है और मांग वक्र की A0 स्थिति के अनुसार वस्तु की मांग OQ0 इकाइयों की जा रही है। अब पुनः अगली स्थिति में देखें, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, अर्थात OP0 से बढ़कर के OP1 हो जाती है, तो आप देख रहे हैं क्योंकि कीमत बढ़ी है तो मांग में कमी होगी, तो उसको देख रहे हैं कि OQ0 से मांग कम हो करके OQ1 रह जाती है। लेकिन यह जो देखने की बात है महत्वपूर्ण, वो ये है कि कीमत में होने वाला परिवर्तन वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की तुलना में काफ़ी कम है। इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत OP0 से घट करके OP2 रह जाती है, तो उस समय मांग बढ़ती है और मांग बढ़ करके OQ0 से OQ2 हो जाती है। यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि कीमत में काफ़ी कम परिवर्तन हुआ है, लेकिन वस्तु की मांग बहुत अधिक बढ़ी है, परिवर्तित हुई है। ऐसी स्थिति को हम अत्यधिक लोचदार मांग की स्थिति को दर्शाते हैं, और जो मांग वक्र DD प्राप्त होता है वह अधिक लोचदार प्रकृति का प्राप्त होता है। तीसरी श्रेणी की बात करें, लोचदार या इकाई के बराबर लोचदार मांग ED=1। ये स्थिति ऐसी होती है जिसमें वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन दोनों बराबर बराबर होते हैं। अर्थात वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन हुआ और वस्तु की मांग भी 10% परिवर्तित होती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग की स्थिति को बताते हैं। इसे हम निम्न रेखा चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब वस्तु की प्रारंभ में कीमत OP0 है और मांग वक्र के A0 बिंदु के अनुसार वस्तु की मांग OQ0 की जाती है। अब जब कीमत बढ़कर के OP0 से OP1 हो जाती है, तो वस्तु की मांग घट करके OQ0 से OQ1 रह जाती है। लेकिन देखने की जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ हम देख रहे हैं जितना परिवर्तन वस्तु की कीमत में हुआ है, उतना ही परिवर्तन वस्तु की मांग में हुआ है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति वस्तु की कीमत में कमी होने पर देख सकते हैं। जब वस्तु की कीमत OP0 से घट करके OP2 रह जाती है, उस समय वस्तु की मांग OQ0 से बढ़ करके OQ2 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जितना परिवर्तन वस्तु की कीमत में हुआ है, उतना ही परिवर्तन वस्तु की मांग में हुआ है। इस प्रकार से वस्तु की कीमत का आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु की मांग का आनुपातिक परिवर्तन दोनों बराबर होने से जो मांग की लोच प्राप्त होती है वो इकाई के बराबर प्राप्त होती है। इसको यदि हम सूत्र की सहायता से समझें तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सूत्र था कि मांग की लोच बराबर वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। अब चूँकि मान लो दोनों 10% बढ़े हैं, तो 10/10 बराबर 1, इसलिए ईडी का मान इस स्थिति में 1 हमें प्राप्त होता है। चौथी जो श्रेणी होती है इसकी, वो होती है कम लोचदार या बेलोचदार मांग ED=1। ये ऐसी स्थिति होती है
जिसमें वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है और वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कम होता है, तो उसे हम कम लोचदार या बेलोचदार मांग कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा यदि हम समझें तो कह सकते हैं, यदि मान लिया जाए कि वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन हुआ है और वस्तु की मांग में 5% परिवर्तन हुआ है, तो ऐसी स्थिति को हम कम लोचदार या बेलोचदार मांग कहेंगे। सामान्यतया जो हमारी अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उनकी मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि व्यक्ति के लिए अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति करना अनिवार्य होता है, इसलिए उस पर वस्तु की कीमतों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी ही होती हैं। ऐसी स्थिति को भी हम निम्न रेखा चित्र से बता सकते हैं। यह रेखा चित्र के अनुसार हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में जब वस्तु की कीमत OP0 है तो मांग वक्र के A0 बिंदु के अनुसार वस्तु की मांग OQ0 की जाती है। अब वस्तु की कीमत बढ़ करके OP0 से OP1 हो जाती है, तो वस्तु की मांग OQ0 से घट करके OQ1 हो जाती है। लेकिन यहाँ देखने की वही महत्वपूर्ण बात है कि कीमत में जो परिवर्तन हुआ है P0 से P1 वह तुलनात्मक रूप से अधिक है Q0 Q1 के, अर्थात कीमत में परिवर्तन ज़्यादा होगा, मांग में परिवर्तन कम होगा। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति पर यदि विचार करें, जब वस्तु की कीमत OP0 से घट करके OP2 हो जाती है तो वस्तु की मांग OQ0 से बढ़ करके OQ2 हो जाती है। यहाँ पर भी वही स्थिति आप देख रहे हैं कि कीमत में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन कम हुआ है। इस प्रकार से बेलोचदार मांग की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन ज़्यादा होगा और वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से कम होगा। अब पांचवी श्रेणी की बात करें, पूर्णतया बेलोचदार मांग ED=0। जिस प्रकार से आपने पूर्णतया लोचदार मांग को देखा जो कि व्यावहारिक जीवन में वास्तव में नहीं पाई जाती, इसी प्रकार से यह स्थिति भी व्यवहार रूप में नहीं पाई जाती, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से इसका महत्व होने के कारण इसका हम अध्ययन करते हैं। पूर्णतया बेलोचदार मांग ऐसी स्थिति को बताती है जिसमें कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, इसको हम ये भी कहें कि कीमत में अनंत परिवर्तन भी हो जाए, लेकिन वस्तु की मांग में अत्यंत ही न्यून या बिल्कुल शून्य कोई परिवर्तन ही नहीं हो, तो ऐसी स्थिति को पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। वास्तव में ऐसी स्थिति कभी व्यवहार में हम देख भी नहीं सकते कि कीमत कितनी भी कम या ज़्यादा हो जाए और मांग उसकी यथास्थिति में बनी रहे, इसलिए हम कहते हैं कि वास्तविक जीवन में ऐसी स्थितियां सामान्यतः नहीं पाई जाती। इसे भी हम एक चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं कि प्रारंभ में वस्तु की कीमत OP0 है और मांग वक्र के A0 बिंदु के अनुसार वस्तु की मांग OQ है। अब जैसे ही कीमत में परिवर्तन होता है, यहाँ मान लें कि कीमत बढ़कर के OP0 से OP1 हो जाती है, तो A1 बिंदु के अनुसार हम देख रहे हैं कि वस्तु की मांग OQ पर ही बनी रहती है, अर्थात कीमत में तो परिवर्तन हो गया, कीमत तो पहले से ज़्यादा हो गई, लेकिन मांग अपने पुराने स्तर पर ही बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार जब कीमत कम होकर के OP0 से OP2 हो जाती है, तब भी वस्तु की मांग OQ ही बनी रहती है। ऐसी स्थिति को ही हम पूर्णतया बेलोचदार मांग की स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र हमारा DD प्राप्त होता है वो y अक्ष के समानांतर प्राप्त होता है, जिसको आप रेखा चित्र के अनुसार भी देख रहे हैं। इन मांग की लोच की श्रेणियों में आपको एक बात और विशेष रूप से याद रखनी है, जो सामान्य रूप से हम लोग गलतियां करते हैं कि कई बार हम मांग वक्र के A1, A0, A2 इन स्थितियों को दर्शाते हैं, लेकिन उसमें मांग वक्र को दर्शाना भूल जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करें। जब तक हमारा मांग वक्र नहीं होगा तब तक हम मांग लोच की श्रेणियों को स्पष्ट नहीं कर सकते। आगे के बिंदुओं को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि यहाँ तक आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करें।
वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें हमारी जो भी नई वीडियोज़ हैं। थैंक यू।